एक ऐसी तस्वीर जो शायद थोड़ी डरावनी लगे। सोचिए 18वीं सदी का यूरोप, कोई शहर, उसका मेन चौराहा, भीड़ लगी है हजारों की, शोर है, उत्तेजना है, बीच में एक ऊंचा सा मंच है और उस पर एक अपराधी को लाया गया है और फिर राजा के नाम पर सबके सामने उसे ऐसी तकलीफें दी जाती हैं, भयानक, शरीर को काटना, जलाना, ये सब खुलेआम एक तमाशे की तरह होता था। बिल्कुल। फूको अपनी किताब शुरू ही करते हैं एक ऐसी ही सच्ची और बहुत वीभत्स घटना से। रॉबर्ट फ्रांसवा डेमियंस नाम का एक व्यक्ति था। 1757 में पेरिस की घटना है ये। राजा पर हमले की कोशिश का आरोप था और उसे जो भयानक सार्वजनिक यातना दी गई, फूको उसका ब्यौरा देते हैं। पर उनका मकसद सिर्फ वो क्रूरता दिखाना नहीं है, वो समझाना चाहते हैं कि उस वक्त सत्ता ऐसी ही चलती थी। शासक की ताकत का सीधा प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन अपराधी के शरीर पर। सजा का मतलब सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि जनता में खौफ पैदा करना था। देखो राजा कितना शक्तिशाली है, ये संदेश देना था। हाँ, ये शक्ति का एक किस्म का नाटक था जो सबके सामने खेला जाता था। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि फूको बताते हैं कि ये सब बदल गया कुछ ही दशकों में। मतलब अचानक तो नहीं, पर धीरे धीरे ये भयानक सजाएं बंद हो गईं। इनकी जगह जेलें आ गईं, सुधार गृह आ गए। अब अपराधी के शरीर को मिटाने पर जोर नहीं रहा, बल्कि उसे बंद करने, उसे अनुशासित करने, सुधारने पे फोकस आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या लोग एकदम से ज्यादा दयालु हो गए? देखिए, फूको यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं, थोड़ी चौंकाने वाली भी। वो मानते हैं कि ये बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं आया कि लोग ज्यादा मानवीय हो गए या दयालु हो गए। हाँ ठीक है, सुधारवादी सोच का असर तो था, पर फूको के हिसाब से सत्ता ने, मतलब जो पावर स्ट्रक्चर है, उसने महसूस किया कि नियंत्रण का ये जो नया तरीका है, यानी अनुशासन, वो पुराने तरीके से, मतलब शरीर पर बल प्रयोग से कहीं ज्यादा असरदार है और ज्यादा व्यापक भी। अच्छा, ज्यादा असरदार कैसे? क्योंकि अब निशाना सिर्फ शरीर नहीं था, अब निशाना था अपराधी की आत्मा, उसका मन, उसका व्यवहार। शारीरिक दर्द देने के बजाय अब लक्ष्य था इंसान को नियमों के हिसाब से ढालना, उसकी आदतें बदलना, उसको कंट्रोल करना। और फूको कहते हैं यहीं से शुरू होता है अनुशासन का समाज, डिसिप्लिनरी सोसाइटी। ये सत्ता का एक ज्यादा चालाक, ज्यादा महीन, मतलब सूक्ष्म रूप था। अनुशासन का समाज, ये टर्म थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अनुशासन को तो हम अच्छी चीज मानते हैं, स्कूल में, सेना में। तो फूको इसे सत्ता के नियंत्रण से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है ये। फूको यही दिखाते हैं कि 18वीं 19वीं सदी में कई ऐसी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस सामने आई या मजबूत हुई जिनका खास काम ही लोगों को अनुशासित करना था। जैसे आपने कहा, स्कूल और जेल, फैक्ट्री, अस्पताल, सेना की बैरकें। बाहर से देखें तो ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, पर फूको कहते हैं कि इनके अंदर जो अनुशासन बनाने के तरीके हैं, उनमें बड़ी समानता है। समानता है, लेकिन ये जगहें तो बहुत अलग हैं। स्कूल और फैक्ट्री या अस्पताल और जेल, इनमें क्या एक जैसा है? फूको कुछ खास तकनीकें की बात करते हैं जो इन सभी जगहों पर दिखती हैं। पहली है जगह का बंटवारा, स्पेशल पार्टीशनिंग। सोचिए, क्लासरूम में हर बच्चे की अपनी तय सीट, फैक्ट्री में हर मजदूर का अपना स्टेशन, बैरक में हर सिपाही का अपना बेड। सबको एक निश्चित जगह दी जाती है। क्यों? ताकि नजर रखी जा सके, कंट्रोल किया जा सके। हाँ ठीक है। दूसरी तकनीक, वक्त पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ टाइम। स्कूल का टाइम टेबल याद है ना? घंटी बजी, क्लास बदली। फैक्ट्री की शिफ्ट, अस्पताल में दवा देने का, राउंड्स का फिक्स टाइम। हर काम को, गतिविधि को समय के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। तीसरा, लगातार निगरानी, कांस्टेंट सर्वेलेंस। टीचर क्लास में घूमती रहती हैं, फैक्ट्री में फोरमैन मजदूरों पर नजर रखता है, जेल में गार्ड पहरा देते हैं। हाँ, ये तो है। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, परीक्षा और दस्तावेजीकरण, एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्कूल के इम्तिहान, अस्पताल में मरीज की पूरी रिपोर्ट, हर चेकअप का रिकॉर्ड, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कितना हुआ उसका हिसाब, सेना में ड्रिल, परेड, मूल्यांकन। इन परीक्षाओं से सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कौन कितना काबिल है, बल्कि इनसे लगातार लोगों को नॉर्मल और एबनॉर्मल के खांचों में बांटा जाता है और उनकी सारी जानकारी दर्ज होती रहती है, एक फाइल बनती जाती है।
अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमें बड़ी सामान्य लगती हैं, टाइम टेबल, हाजिरी लेना, एग्ज़ाम होना, रिकॉर्ड रखना, ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं है। फुको कह रहे हैं कि ये असल में लोगों को अनुशासित करने और उन पर एक तरह का नियंत्रण रखने के तरीके हैं। हाँ बिल्कुल, फुको का आर्ग्यूमेंट यही है। ये सारी तकनीकें मिलकर इंसान को धीरे धीरे नियमों का पालन करने वाला बनाती हैं। ऐसा जिसका व्यवहार प्रिडिक्टेबल हो, जो सामान्य हो। ये शारीरिक सजा की तरह तुरंत चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन ये ज्यादा गहराई तक जाती हैं। ये हमारे सोचने के, हमारे व्यवहार करने के तरीके को ही बदल देती हैं। ये शक्ति दिखती नहीं है पर काम करती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता और हम डिसिप्लिन्ड होते जाते हैं। और शायद यहीं पर वो पैनोप्टिकन वाली बात आती है जिसका जिक्र फुको करते हैं, वो जेल वाला डिजाइन। एग्जैक्टली, पैनोप्टिकॉन। ये आइडिया असल में 18वीं सदी के एक अंग्रेज दार्शनिक थे, जेरेमी बेंथम, उनका था। ये एक आदर्श जेल का डिजाइन था। सोचिए, एक गोल बिल्डिंग, बिल्कुल गोल, चारों तरफ कैदियों की कोठरियां हैं, सेल्स हैं, और एकदम बीच में सेंटर में एक ऊंचा टावर, वॉच टावर। टावर में बैठा गार्ड हर कोठरी के अंदर देख सकता था। डिजाइन ऐसा था कि कोठरी के आर पार रोशनी जाती थी तो कैदी एक परछाई की तरह दिखता था। लेकिन कैदी टावर के अंदर नहीं देख सकता था, उसे पता नहीं चलता था कि गार्ड है या नहीं। बिल्कुल, यही पॉइंट है। टावर में पर्दे या कुछ ऐसा लगा होता था कि अंदर अंधेरा रहे, तो कैदी को कभी पक्के तौर पे पता नहीं चलता था कि गार्ड उसे अभी देख रहा है या नहीं। हो सकता है देख रहा हो सकता है किसी और को देख रहा हो, या हो सकता है टावर में कोई हो ही ना। फुको कहते हैं इस डिजाइन का असली जादू इसकी बिल्डिंग में नहीं, इसके साइकोलॉजिकल असर में था। कैदी को यह एहसास कि उस पर कभी भी नजर रखी जा सकती है, ये एहसास ही उसे खुद ब खुद अनुशासन में रहने पर मजबूर कर देता था। वो खुद ही अपना जेलर बन जाता था। निगरानी का ये डर या एहसास, चाहे असली निगरानी हो ना हो, यही कंट्रोल का सबसे ताकतवर हथियार बन गया। बाप रे, ये तो बहुत ही चालाकी भरा डिजाइन है और डरावना भी। तो फूको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पूरा समाज ही पैनोप्टिकॉन जैसा बन गया है? जेल तो ठीक है, समझ आता है, पर बाकी समाज कैसे? तो फूको का तर्क ये है कि पैनोप्टिकॉन सिर्फ एक जेल का नक्शा नहीं है, ये एक मॉडल है, एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि आधुनिक समाज में शक्ति, पावर कैसे काम करती है। वो कहते हैं कि जो दूसरी अनुशासन वाली संस्थाएं हैं, स्कूल, फैक्ट्री, अस्पताल, वो भी इसी पैनोप्टिकॉन के सिद्धांत पर चलती हैं। मतलब लगातार निगरानी का बोध पैदा करके व्यवहार को नियंत्रित करना। सोचिए ना, स्कूल में टीचर की नजर, ऑफिस में बॉस की नजर, या आजकल सीसीटीवी की नजर, अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, सबकी निगरानी। हमें लगातार ये महसूस कराया जाता है कि हम देखे जा रहे हैं, हमारा मूल्यांकन हो रहा है, हम जज किए जा रहे हैं। तो मतलब स्कूल में एग्जाम का डर या ऑफिस में कोई डेडलाइन पूरी करने का प्रेशर, ये सब उसी पैनोप्टिकॉन इफेक्ट का हिस्सा है कि हम खुद ही नियमों को मानने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कोई देख रहा है या हमारे काम को जांचा परखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, फूको इसी को अनुशासनात्मक शक्ति कहते हैं, डिसिप्लिनरी पावर। ये शक्ति सजा देने के डर से ज्यादा सामान्य यानी कि नॉर्मल बनाने पर जोर देती है। ये हमें बताती है कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होता है, एक अच्छा वर्कर कैसा होता है, एक अच्छा नागरिक कैसा होता है, और फिर हमें लगातार उस मानक पर, उस नॉर्म पर खरा उतरने के लिए प्रेरित करती है या मजबूर करती है। और हम खुद भी उस मानक पर खरा उतरना चाहते हैं क्योंकि हम समाज में नॉर्मल दिखना चाहते हैं, अलग या डिविएंट नहीं कहलाना चाहते। अच्छा, तो हम अनजाने में ही इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद अपनी निगरानी करने लगते हैं। इस तरह फूको कहते हैं जेल की दीवारें सिर्फ बिल्डिंग तक ही नहीं रहती, ये अनुशासन का तंत्र पूरे समाज में फैल जाता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि कैसे ये नियंत्रण इतना फैला हुआ है और दिखता भी नहीं है। और अगर हम आज की बात करें, डिजिटल युग की, तब तो ये निगरानी और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। निश्चित रूप से। फूको ने जब ये सब लिखा था तब कहा था ये इंटरनेट और स्मार्टफोन का जमाना, लेकिन उनके विचार आज शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो गए। आज हम एक तरह के डिजिटल पैनोप्टिकॉन में जी रहे हैं और ये बेंथम वाले डिजाइन से कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है। हमारे फोन हमारी हर हरकत को ट्रैक कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इंटरनेट पर क्या ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमारी हर पसंद नापसंद, हमारे विचार, हमारे दोस्त, सब कुछ दर्ज हो रहा है। हाँ ये तो है, हम जो भी ऑनलाइन करते हैं उसका डेटा तो जमा हो ही रहा है। कंपनियां उसे विज्ञापन दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। विज्ञापन तो बस एक छोटा सा हिस्सा है।
फूको का विश्लेषण हमें इससे कहीं आगे सोचने को कहता है। ये सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, ये उस डेटा का इस्तेमाल करके हमारे व्यवहार को बदलना, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके पर असर डालना है। सरकारें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस सारे डेटा का एनालिसिस करती हैं, प्रोफाइल बनाती हैं, पैटर्न ढूंढती हैं और फिर इसका इस्तेमाल हमें खास तरह की खबरें दिखाने, खास चीजें खरीदने को उकसाने या यहाँ तक कि खास राजनीतिक विचारों की तरफ मोड़ने के लिए भी कर सकती हैं। और ये निगरानी दिखती नहीं है। हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि हमारे कौन से डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण हो रहा है और उसका क्या असर हो रहा है हम पर। मतलब ये एक किस्म का अदृश्य नियंत्रण है जो शायद हमें महसूस भी नहीं होने देता कि हमें नियंत्रित किया जा रहा है। बिल्कुल, फूको शायद यही कहते। ये डिजिटल पैनोप्टिकॉन इसलिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ हमें देख नहीं रहा, ये हमें समझ रहा है और हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। एल्गोरिथम तय कर रहे हैं कि हम कौन सी न्यूज देखेंगे, किससे जुड़ेंगे, क्या खरीदेंगे। ये अनुशासन और नियंत्रण का एक बहुत ही सूक्ष्म पर बहुत शक्तिशाली रूप है और ये हमारी व्यक्तिगत आजादी पर, हमारी स्वायत्तता पर गहरे सवाल खड़े करता है। तो अगर हम फूको के इस पूरे विश्लेषण को समेटने की कोशिश करें तो मुख्य बात क्या निकलती है? सत्ता का रूप आखिर बदला कैसे है? मुख्य बात यह है कि आधुनिक समाज में सत्ता का काम करने का तरीका बदल गया है। ये पहले की तरह सिर्फ जोर जबरदस्ती या शारीरिक हिंसा पर ही टिका हुआ नहीं है, बल्कि ये ज्यादा सूक्ष्म हो गया है, ज्यादा मनोवैज्ञानिक, ज्यादा फैला हुआ। ये अनुशासन की तकनीकों से काम करता है, लगातार निगरानी से या निगरानी के एहसास से और हमें सामान्य बनाने की प्रक्रियाओं से। ये शक्ति हमारे शरीर पर उतना असर नहीं डालती जितना हमारी आत्मा पर, हमारी आदतों पर, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है। और डिजिटल युग ने उसने तो इस निगरानी और नियंत्रण को एक अभूतपूर्व विस्तार दे दिया है। ये सब सुनकर तो दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम पहले से कम आजाद है, भले ही हमें लगता हो कि हम ज्यादा स्वतंत्र हैं, ज्यादा चॉइस है हमारे पास? तो फुको का विश्लेषण हमें ठीक यही सवाल पूछने पर मजबूर करता है। देखिए, आजादी का हमारा जो पारंपरिक विचार है वो अक्सर बाहरी दबाव या जबरदस्ती के न होने से जुड़ा होता है, लेकिन फुको दिखाते हैं कि नियंत्रण अंदरूनी भी हो सकता है। हमारी अपनी आदतों, हमारी अपनी इच्छाओं के जरिए भी हमें नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम खुद ही नियमों को मानने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें नॉर्मल दिखना है, या जब हम अनजाने में एल्गोरिदम के इशारों पर चलने लगते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता कितनी बचती है? ये एक असहज करने वाला सवाल है, पर बहुत जरूरी सवाल है, खासकर आज के जमाने में। तो आज हमने मिशेल फुको के विचारों के जरिए ये समझने की कोशिश की कि सत्ता, सजा और नियंत्रण का रूप कैसे बदला है। हमने देखा कि कैसे समाज उन भयानक सार्वजनिक यातनाओं के दौर से निकलकर अनुशासन और निगरानी के एक ऐसे युग में आ गया है जहां नियंत्रण ज्यादातर अदृश्य है, मनोवैज्ञानिक है। और पैनोप्टिकॉन का वो आइडिया वो हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ देखे जाने का एहसास ही हमें अनुशासित करने के लिए काफी हो सकता है। हमें अपने आज को समझने का एक बहुत ताकतवर नजरिया देता है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता का फोकस शरीर से हटा आत्मा पर आया, व्यवहार पर आया और अब डिजिटल युग में हमारे डेटा पर आ गया है। ये हमारे समाज के चलने के तौर तरीकों पर, उसके मूल तंत्र पर रोशनी डालता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, हम सब के लिए। आज के समय में सुरक्षा, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अक्सर ज्यादा निगरानी को ज्यादा सुरक्षा के लिए जरूरी बताया जाता है, चाहे वो शहरों में लगे सीसीटीवी कैमरे हों या ऑनलाइन हमारी एक्टिविटी की ट्रैकिंग हो। सवाल ये है कि क्या इस सुरक्षा की चाह में और सुविधा के नाम पर हम धीरे धीरे अपनी आज़ादी को, अपनी प्राइवेसी को उसी अनुशासन और निगरानी के हवाले करते जा रहे हैं जिसके बारे में फूको ने हमें चिताया था? कहाँ है वो बैलेंस, वो संतुलन कहाँ है? और ये जो लगातार बढ़ता हुआ अदृश्य नियंत्रण है, इसका हमारी अपनी सोच पर, हमारे असहमति जताने की हिम्मत पर और हमारे एक स्वतंत्र नागरिक होने पर क्या असर पड़ रहा है? इस पे सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।